नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली में गुरुवार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार, ललन सिंह और जेडीयू के बड़े नेता शामिल हुए। हालांकि सूत्र अभी भी बता रहे हैं कि शुक्रवार को होने वाली बैठक में ललन सिंह का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा हो सकता है और नीतीश कुमार इस पद की कमान संभाल सकते हैं। पहले भी नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं बैठक के बाद दिल्ली जेडीयू अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि ललन सिंह अध्यक्ष पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद आप लोग को बता दिया सर। और कुछ क्या बातें हुई है सर? और कुछ क्या बातें हुई है? लेकर जो सर बात थी क्या को तो मैंने सुबह कहा है कि जब हमको इस्तीफा देना होगा आप लोगों को बुला लेंगे, आप लोगों से परामर्श ले लेंगे और इस्तीफा का ड्राफ्ट भी जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बना के आप लोग लाइएगा उसको देख लेंगे। सब देखिए, नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। तो स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे। तो आप ही चला रहे हो चर्चा? नहीं सर, ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। सर खुद सीएम जाकर पटना में उनके आवास पर मुलाकात किए थे, उसके बाद ये मायने निकलने लगे। मैं नीतीश कुमार और ललन सिंह 48 साल से साथ हैं, 48 ईयर्स। तो हम मिले ना एक दूसरे से। अब हम जा रहे हैं नीतीश जी के पास, हमारा इस्तीफा हो जाएगा। और नागपुर में कांग्रेस से 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले है तैयार हम रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक लड़ाई है जो सही है, लेकिन इस लड़ाई की नींव विचारधारा है। बहुत सारी पार्टियां एनडीए और इंडिया गठबंधन में है, लेकिन लड़ाई 2 विचारधारकों के बीच में है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए और देश को जैसे पहले राजा चलाते थे वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। हम जनशक्ति की बात करते हैं, लोक शक्ति की बात करते हैं। आप हमारे सारे के सारे कानून देखिए। आजादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ी थी। राजाओं महाराजाओं की अंग्रेजों की पार्टनरशिप थी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। किसके लिए लड़ी थी? गरीब जनता के लिए लड़ी थी। पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं और ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया वो भी खत्म हो जाएगा। अरे भाई, क्या आजादी 2014 में ही मिली है? क्या मोदी आने के बाद आपको आजादी मिली है? मोदी आने के बाद ही आपके स्कूल खुल गए हैं। मोदी आने के बाद भी रेल चल रहा है। मोदी आने के बाद भी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। अरे मोदी, ये तो सब मिलने के बाद वो आज उस गति पे बैठे हैं। मुझे लगता है कि उनकी थीम थी है तैयार हम, लेकिन नागपुर विदर्भ के लोगों ने बताया हम तैयार नहीं है और इस रैली के लिए तेलंगाना से भी लोग उन्होंने लाए थे, बावजूद उसके वो कुर्सियां नहीं भर पाए। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें।
और देश में एक साथ कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली और जयपुर सहित आधा दर्जन से अधिक हवाई अड्डे और विमानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं। बताया जा रहा है बुधवार रात करीब 10:23 पर ईमेल आया, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद हवाई अड्डों को बम बारी की जाएगी। वही धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मचा है। सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और स्थानीय पुलिस की मदद से एयरपोर्ट और वहां उतरने वाले विमानों के जांच, तलाशी और सैनिटाइजेशन शुरू कर दी है। दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा है, जहां पीएम मोदी श्री राम एयरपोर्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसके साथ साथ 3000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं जिले में पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। और अयोध्या में होने वाले 84 कोसी परिक्रमा को लेकर यूपी आबकारी विभाग मंत्री नितिन अग्रवाल ने बड़ा निर्देश दिया है, जिसके बाद परिक्रमा क्षेत्र में शराब की बिक्री को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है। बता दें कि अयोध्या दौरे पर पहुंचे आबकारी विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल ने श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र की सभी दुकानें हटाई जाएंगी। 84 कोस तक शराब की दुकानों को हटाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर क्षेत्र को पहले से ही मदिरा मुक्त किया जा चुका है। खबर दिल्ली से है, जहां नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बता दें 31 दिसंबर की रात नववर्ष के कार्यक्रम जहां भी निर्धारित होगा, वहां दिल्ली पुलिस के इंतजाम होंगे। साथ ही पुलिस ने सीपी एरो सिटी, ग्रेटर कैलाश, साकेत मॉल, नेताजी सुभाष पैलेस, पैसिफिक मॉल, इंडिया गेट, मुखर्जी नगर, हौस खास काउ होटल्स, कैफे, रेस्टोरेंट को चिन्हित किया गया है। रात के 8 बजे से कनॉट प्लेस के एरिया में गाड़ियों के आगमन को नियंत्रित किया जाएगा। मिंटो रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, सीपी इनर मिडल सर्किल पर भी गाड़ियां नियंत्रित होगी। रेलवे से जुड़े यात्रियों के लिए भी जल्द एडवाइजरी दी जाएगी। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जो भी दिल्ली यातायात पुलिस के जो इंतजामात होते हैं, इस वर्ष भी उसी तरह से किए जाएंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो नव वर्ष के उल्लास में, आगमन में जो भी कार्यक्रम होंगे वो अच्छे ढंग से उनका समापन हो। इसके लिए खास तौर पर 31 की रात को व्यापक रूप से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस, पीसीआर, दिल्ली पुलिस के सभी अंग जो हैं एक एकीकृत ढंग से अपने इंतजाम को इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम गत वर्ष का जब विश्लेषण करते हैं तो जो हमने पाया कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र में जहां जहां पर भी नव वर्ष के कार्यक्रम होते हैं और रात के टाइम में 12 बजे के टाइम में जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर हमने जो योजना बनाई है कि हमारा वहां पर प्रेजेंस और हमारे इंतजाम रहेंगे। जैसे कनॉट प्लेस हर वर्ष की भांति काफी ज्यादा गतिविधियां वहां पर होंगी। और झारखंड में हेमंत सोरेन के सरकार के 4 साल पूरे होने पर भी बीजेपी ने आरोप पत्र का चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसमें जेएमएम की सरकार पर नौकरी से लेकर बेरोजगारी भत्ता और भ्रष्टाचार से खनन मुद्दा सभी पर सरकार को घेरा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री के ईडी के 6 समन भी बीजेपी के फहरिस्त में टॉप पर है। रिपोर्ट देखिए। तो हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी ने सियासी आरोप पत्र के जरिए आक्रमण किया है। बीजेपी ने आरोप पत्र के जरिए हेमंत सरकार की हर उस कमजोर नब्ज को दबाने का प्रयास किया है, जिसके जरिए वो चुनाव में
अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने जा रही है। आरोप ये कि सरकार बनी थी तो वादा किया गया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे, नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन ना तो नौकरी दे पाए और ना ही बेरोजगारी भत्ता दे पाई हेमंत सोरेन सरकार। अगर पूरे देश में कहीं भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो वो झारखंड की होती है। कोयला का अवैध खनन हो रहा है, बालू की अवैध ढुलाई हो रही है, सरकारी अफसर बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। इसके पीछे की वजह राज्य के मुखिया ही हैं। ये खुद बेईमान अफसरों को बचाने में लगे हुए हैं, महंगे महंगे वकील कर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। खुद सीएम को ईडी का छठा समन आ चुका है, लेकिन डर के मारे एक बार भी ईडी ऑफिस नहीं जा सके हैं। इतना ही नहीं, आरोप पत्र के जरिए बीजेपी ने यह भी साबित करने की कोशिश की कि आखिर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ झारखंड की जनता को कितना मिलता है। ये फाइल फोल्डर बॉस सरकार के 4 साल, गठबंधन मालोमाल और झारखंड बदहाल, ये इसका शीर्षक। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि प्रथम पृष्ठ में ये सारे फोटो लगा हुआ है। ये सब नोट का बंडल है पूरा। पहले भी झारखंड में आप सब लोगों ने देखा कि ईडी ने छापा मारा था, उस समय भी करोड़ों करोड़ टका मिला। और इस समय कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के एक राज्यसभा के सदस्य के ठिकानों पर छापा मारा, तो उसमें भी आप सब ने देखा कि नोट की ढेर गड्डी। देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। झारखंड में भी हम सब लोग रोज ईमानदारी का भाषण सुन रहे हैं। और जनता से जो लूटा है उसकी पाए पाए लौटानी पड़ेगी, या मोदी की गारंटी है। कि राज्य के मुख्यमंत्री आजकल सब जगह जब घूमते हैं तो पूरे 23 वर्षों का वो 4 वर्ष को सिर्फ छोड़ देते हैं और बाकी वो बीजेपी के ऊपर ही सब कुछ ठिकरा फोड़ करके निकलते हैं। मानो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही 18-19 साल इस प्रदेश में राज किया हो। 23 वर्षों में 13 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही। पहली सरकार हमारे नेतृत्व में थी, फिर अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में, इसके बाद फिर रघुवर दास जी के नेतृत्व में। इसके अगर आप जोड़ते हैं तो वो 13 साल ही होता है। 4764 दिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में काम करने का, सेवा करने का अवसर मिला। यूपीए गठबंधन, चाहे वो राष्ट्रपति शासन रहा हो, जितने भी राष्ट्रपति शासन रहा है, यूपीए गठबंधन की सरकार में ही रहा है। आप सब उसको अगर आप याद करेंगे तो ये लगभग 10 वर्षों तक यूपीए गठबंधन के हाथों में शासन रहा है झारखंड के। यानी 3625 दिन ये लोगों ने राज किया। उसको डिटेल कहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग इसमें पढ़ लेंगे, इसको तो समझ में आ जाएगी। तो एक तो ये बताने का हमारे लोगों ने कोशिश किया है कि भाई हम लोगों ने जो इस राज्य के अंदर में मात्र 13 साल, और 13 साल में हम सब 3 मुख्यमंत्री रहे, और तीनों ही मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, इस प्रदेश की जनता के लिए जो सेवा किया है, वो भी इस पुस्तक में उल्लेखित है। आरोप पत्र के जरिए हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने का भरसक प्रयास किया है। धनबाद में व्यापारी डर में जी रहे हैं, जहां तहां लोगों को गोली मार दी जा रही है, पुलिस भी खौफ में ही है। रघुवर दास की सरकार में जहां नक्सलवाद खत्म होने को आ गया था, वहीं हेमंत सरकार में फिर से नक्सलियों का बोलबाला है। पलामू में नक्सली फिर से सिर उठा रहे हैं। इतना ही नहीं,
हेमंत सरकार पर आरोप पत्र में तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप भी चस्पा किए गए हैं। यानी सियासी आसमान में आरोपों के तीर आरोप पत्र के जरिए छोड़े जा रहे हैं। ऐसे में हेमंत सरकार कैसे पलटवार करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा रामपुर पहुंची, जहां अंबेडकर पार्क में यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के संगठन महामंत्री अनिल यादव ने कहा कि सहारनपुर से यूपी जोड़ो यात्रा हमारी प्रस्तावित है। हम सहारनपुर से एक संदेश लेकर निकले हैं। यूपी के किसानों के नाम से, नौजवानों के नाम से यूपी के हाशियों पर जो धकेला समाज है। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में रहने वाले एक युवक के परिवार में उस वक्त मातम छा गया जब उसकी मौत की खबर उसके परिजनों को मिली। युवक को चोरी के आरोप में एक दिन पहले ही जेल भेजा गया था और उसके अगले दिन से उसकी मौत की खबर सामने आई। मौत के बाद परिजनों में गुस्सा देखने को मिला। इसी को लेकर गुरुवार को परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। बॉर्डर से सटे भिंडी में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने 5 करोड़ नशे की खेप समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पाकिस्तानी ड्रोन की आवाज सुनने के बाद बीएसएफ ने ट्रैप लगाया था। तस्कर ड्रोन से फेंकी गई हेरोइन की खेप उठाकर फरार होने की कोशिश कर रहा था, तभी बीएसएफ ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। और उत्तराखंड में नेताओं को खुश करने के लिए बनाए जाने वाले दायित्वधारियों पर राज्य सरकार दल खोलकर खजाना लुटाने को तैयार है। अब एक दायित्वधारी सरकार को 2 लाख रुपए प्रतिमाह का पड़ेगा। इन दायित्वधारियों से राज्य को क्या फायदा होगा ये तो पता नहीं, पर इनके वेतन भत्तों से सरकारी खजाने नुकसान होना तय है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किए गए एक आदेश से उत्तराखंड में सियासत की लपटें सुलग उठी हैं। दरअसल सरकार ने प्रदेश के दायित्वधारी मंत्रियों के मानदेय में भारी इजाफा करते हुए उनको कई सारी सुविधाओं का तोहफा दे दिया है, जिसको लेकर 26 अक्टूबर 2023 को एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब दायित्वधारियों के खर्च वो विभाग, निगम, आयोग और बोर्ड उठाएंगे जिनमें उन्हें नामित किया गया है। शासन के इस आदेश से दायित्वधारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। आदेश के मुताबिक दायित्वधारियों को सरकार ने मानदेय में भी वृद्धि कर उन्हें नए साल का तोहफा दिया है, जिसके मुताबिक 45,000 तनख्वाह, 80,000 महीना टैक्सी के लिए मिलेंगे। पहले टैक्सी का किराया हर महीने 60,000 रुपए हुआ करता था, जिसमें 20,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसमें वाहन के साथ चालक, गाड़ी की देखरेख, ईंधन का खर्च भी शामिल है। और यही दायित्वधारी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें 40,000 रुपए हर महीने भुगतान किया जाएगा। बाकी ट्रेन, एयर टिकट, स्टाफ, ऑफिस की सुविधा भी दी जाएगी। रेल से यात्रा करने पर फर्स्ट एसी में एक बर्थ और एयरप्लेन से यात्रा में बिजनेस क्लास की एक सीट मिलेगी। एक महीने में 2 बार हवाई जहाज की यात्रा का भत्ता मिलेगा। यात्राओं के दौरान किसी किराए या बिजली के बिल का भुगतान किए बिना सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा भी इन दायित्वधारियों के लिए उपलब्ध होगी। इसके साथ ही सरकारी आवास और कार्यालय उपलब्ध न होने पर कार्यालय का आवासीय भत्ता अधिकतम 25,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। इसमें सरकारी दफ्तर के लिए कार्यालय भत्ता अधिकतम 10,000 और आवास भत्ता अधिकतम 15,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। वहीं टेलीफोन, मोबाइल के लिए 2,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और सरकारी कर्मचारी या चपरासी न होने पर 15,000 रुपए
हर महीने एक व्यक्तिगत सहायक और 12,000 रुपए महीने पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखने के लिए धनराशि दी जाएगी। हमारे बहुत से मित्र, हमारे भाई जो समाज में अपनी सेवाएं दे रहे थे, सरकार में सेवाएं दे रहे थे, अभी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दायित्व दिया गया है। और आप जानते हैं अनेकों बार इस प्रकार के जो हमारे दायित्वधारी, जो हमारे सम्मानित लोग होते हैं, वो सरकार को पूर्णतया सहयोग करते हैं, वो हमारे हैंड्स बन के काम करते हैं। उनकी सुविधाओं में थोड़ा इजाफा जरूर सरकार की ओर से किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे हम विधायकगण हो या अन्य तो जो भी हो, अब आप कर्मचारियों की बात करें, वहां भी महंगाई भत्ता हम बढ़ाते हैं। हमारे विधायकों के लिए भी इस प्रकार के कभी कभी बढ़ोतरी होती है, तो स्वाभाविक तौर पे यदि हमारे वो भाई भी, यदि हमारे जो जिनको दायित्व दिया गया है, तो पहले की अपेक्षा उनके उस वेतनमान में और जो उनको फ्यूल का जो भत्ता है वो बढ़ाया गया है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको अदरवाइज नहीं लेना। शासन के इस फैसले के बाद एक तरफ जहां दायित्वधारी खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे फिजूल खर्ची करार दे रहा है। पिछली सरकारों में भी जब दायित्वों का निर्धारण हुआ है, तब जो है इस प्रकार की सुविधाएं उनके लिए उल्लिखित की गई थी। और चूंकि कई बार प्रशासकीय विभाग की भी कुछ जिम्मेदारियां दायित्वधारियों के ऊपर रहती हैं, सरकार की विभिन्न प्रकार की योजना और कार्यक्रम से उनको जोड़ने का काम रहता है, और उन योजनाओं को लेकर दायित्वधारियों का पूरे प्रदेश में प्रवास क्रम भी रहता है। उस नाते चूँकि प्रवास की अधिकता के कारण उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि जो 2-3 साल पहले की एक व्यवस्था थी, वाहन की कितनी सुविधा मिलनी चाहिए या मानदेय की कितनी मिलनी चाहिए, उसको थोड़ा सा बढ़ाकर उन्होंने वर्तमान में निर्धारित किया है। राज्य की धामी सरकार ने दायित्वधारियों का मानदेय और विभिन्न भत्ते बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, वो राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था के ऊपर एक और चोट है। प्रदेश के ऊपर पहले ही 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। प्रत्येक नागरिक के ऊपर 65,000 रुपया कर्जा इस राज्य के अंदर है। इस राज्य में आयोजनागत खर्चे जो हैं वो इतने हैं कि पूरे बजट का बड़ा हिस्सा वो नॉन प्लान में चला जाता है, तनख्वाह में चला जाता है, पेंशन में चला जाता है। रोल बैक करना चाहिए, सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। दायित्वधारियों को जो सुविधाएं पहले मिल रही थी उन्हीं को जारी रखना चाहिए। मैं समझता हूं अगर जनता के हित में सरकार निर्णय करे तो इस काम को करना चाहिए। रोल बैक करें, तत्काल इसको रद्द करें अपने निर्णय को। एक तरफ प्रदेश में बजट का अभाव है, ऐसे में दायित्वधारियों को एक तो पद दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे जमकर इनकी मौज कराते हुए मानदेय में भारी बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? क्या इससे सरकारी खजाने पर असर नहीं पड़ेगा? देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।